क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए बाहर गए हैं और अचानक आप बेहोश हो जाते हैं और आप ये याद नहीं रख पाते कि आप कहाँ हैं या आपके साथ क्या हुआ था। मैनचेस्टर के एक इंसान की ये टेरिफाइंग रियलिटी है जो हिस्ट्री के सबसे ब्रूटल सीरियल किलर में से एक का शिकार बना। ये स्टोरी शुरू होती है 19 फरवरी 1983 को, जब रेनहार्ड सांगा का बॉर्न इंडोनेशिया में एक वेल्दी फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेसमैन और बैंकर थे जिनके पास खुद का पाम ऑयल प्लांटेशन भी था। रेनहार्ड एक लैविश मैंसन में बड़ा हुआ था और उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था। इवन सर्वेंट्स उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए लगातार उसके आसपास रहते थे। लेकिन अपने वेल्थ के बावजूद रेनहार्ड एक सोशल आउटकास्ट पर्सन था। उसके कुछ ही दोस्त थे। वो बहुत शांत था और ज्यादातर अपने आप में ही रहता था। अपना अधिकतर टाइम पढ़ने में या म्यूजिक बजाने में बिताता था। बचपन में जो कोई भी उसे जानता था उसे ये पता चल जाता था कि रेनहार्ड एक दिन किस तरह का मॉन्स्टर बनेगा। उसने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की जहां उसने एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के कारण उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे। जैसा मॉन्स्टर वो अभी बन गया था, ये उसके हाई स्कूल के बाद के कॉलेज के साल तक नहीं था। वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, चालाक होने लगा, बट चार्मिंग प्रीडेटर में बदल गया जो काउंटलेस विक्टिम्स को इम्प्रेस कर देता था। वो अधिक पॉपुलर हो गया और उसने कई दोस्त भी बनाए। उसका पर्सनालिटी डेवलप हुआ और उसने कॉन्फिडेंस की एक न्यू सेंस को डेवलप किया। रेनहार्ड 2007 में यूके चला गया, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए। उन्होंने 2 मास्टर डिग्री पूरी की, एक अर्बन प्लानिंग में और दूसरी सोशियोलॉजी में। ये तब था जब वो मैनचेस्टर के नाइट लाइफ में सेटल हो गया, जो बाद में कई हॉरिफिक क्राइम्स की सेटिंग में हेल्प करेगा। जब रेनहार्ड नाइट क्लब के सिटी में था, तब वो अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस के साथ रेसलिंग शुरू कर दिया था। ऑल्दो उसे हमेशा लगता था कि वो मैन के तरफ अट्रैक्टेड है। जब वो इंडोनेशिया में था, तब उसे इन फीलिंग्स को दबाने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन मैनचेस्टर में उसने फाइनली अपनी रियल आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने के लिए खुद को फ्री फील किया। वो अधिक लोगों से मिलने लगा और सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों से दोस्ती करने लगा। रेनहार्ड का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। वो एक अच्छे स्टूडेंट थे, उन्हें उनके पेरेंट्स का सपोर्ट भी था और वो पूरी तरह से केयर फ्री रहते थे। वो अक्सर क्लबिंग के लिए बाहर जाते और जबकि उनके पेरेंट्स उनकी लाइफस्टाइल के लिए फंड करते थे, इसलिए वो अपनी रोल से हैप्पी थे। वो बस एक स्टूडेंट था और उसे कोई रियल जॉब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस दिखावे के पीछे उसके अंदर कुछ और भी अजीब पक रहा था। 2011 तक रेनहार्ड मैनचेस्टर के एक गे विलेज में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने चला गया, जो अपने वाइब्रेंट LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए जाना जाता था। हाउएवर इस टाइम तक उसका पर्सनैलिटी बदलने लगा था। लोग ये नोटिस करने लगे थे कि वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड था। वो अपने ही इमेज में खोया हुआ लगता था। वो अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गया था और नाइट क्लब के थ्रू न्यू फ्रेंड्स बनाता था। उसके रिलेशनशिप अक्सर टेम्पररी और बहुत ही रॉकी होते थे। कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स पर अजीब अजीब जोक्स बनाता था ताकि वो पोटेंशियल लवर को अपने प्यार में गिरा सके। उस टाइम तक उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो एक्चुअली में पूरी तरह से सीरियस था। रेनहार्ड को बहुत पॉजिटिव माना जाता था जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होता था, और अगर उसे लगता था कि वो उसे छोड़ने के बारे में सोच रहा है तो वो उन्हें रोकने के लिए खुद को चोट पहुंचाने की धमकी देता था। वो एक टाइम इतना अकेला हो गया था कि वो अपना ज्यादातर टाइम डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया में बिताता था। वो खुद को किसी सेलिब्रिटी की तरह पेश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। 2014 तक उसका रियल डार्क नेचर और डिस्टर्बिंग नेचर सामने आने लगा। एक रात एक क्लब में एक पर्सन से दोस्ती करने के बाद उस पर्सन को फुसलाकर अपने अपार्टमेंट में ले गया और बेरहमी से उसका फायदा उठाया, जबकि वो पर्सन बेहोश था। जब वो पर्सन अगले दिन उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो रेनहार्ड के अपार्टमेंट में कैसे पहुंचा। ये डेनियल के हॉरिफिक स्टोरी से बहुत सिमिलर था। डेनियल एक रात अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में गया था और वो दोस्तों के साथ फूड और कॉकटेल शेयर कर रहा था। थोड़ी देर बाद जाने का टाइम हो गया, इसलिए डेनियल के दोस्त टैक्सी का वेट करने के लिए बाहर चले गए। लेकिन डेनियल को टॉयलेट का यूज करना था, इसलिए वो एक पीछे वाली गली में चला गया और कुछ मोमेंट्स बाद सब कुछ ब्लैंक हो गया। अगली बात डेनियल ये जानता था कि वो एक सोफे में सोया हुआ था जो उसका अपना नहीं था और उसे कुछ याद नहीं था उस गली में जाने के बाद से।
ऐसा लग रहा था जैसे रात का बाकी टाइम उसके माइंड से निकल गया था। अब उसे नहीं पता था कि वो कहाँ था, लेकिन डैनियल को जल्दी रियलाइज हो गया कि ये पिछली रात के जश्न के कारण हुआ कोई ऑर्डिनरी हैंगओवर नहीं था। ये काफी डार्क और डरावना था, क्योंकि डैनियल ने ये समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था, क्या हो रहा था और वो कहाँ था। उसने अपनी तरफ देखा और किसी के पैरों को कमरे से बाहर आते देखा। वो नहीं जानता था कि ये उसका कोई दोस्त था या कोई कम्प्लीटली स्ट्रेंजर, लेकिन एक बात वो जानता था कि वो एक कमरे में था जो एक अनफैमिलियर प्लेस था और लाइकली वो डेंजर में था। इसलिए उसने अपने आप को संभाला और जितनी जल्दी हो सके दरवाजे से बाहर भाग गया। डैनियल को उम्मीद थी कि उसका पार्टनर या दोस्त में से कोई एक, जिसके साथ वो लास्ट नाइट पार्टी मना रहा था, वो बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे वो एक स्ट्रेंजर अपार्टमेंट में पहुंच गया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वो सभी उतने ही कंफ्यूज थे जितना डैनियल था। डैनियल बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया था, जिससे वो सभी चिंतित हो गए थे। डैनियल अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि पिछली रात बाहर जाने के टाइम उसे शायद नशीली कोई चीज दी गई थी। क्या ये पॉसिबल है कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था? यहाँ तक कि उन्हें लग रहा था कि किसी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की होगी। डैनियल ने पुलिस को फोन करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। 2017 के एंड तक जब ग्रेटर मैनचेस्टर में एक मेन न्यूज़पेपर आया, रेनहार्ड सिनागा नाम के एक यंग स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया था और जिन क्राइम का उस पर आरोप लगाया गया था वो शॉकिंग से कम नहीं था। पुलिस ने क्लेम किया कि उनको रेनहार्ड के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर ऐसे एविडेंस मिले जिनसे पता चलता है कि वो अटैक से रिलेटेड क्राइम्स के 200 से अधिक विक्टिम से जुड़ा था। ये इनक्रेडिबल नंबर था। कैसे एक पर्सन इतने सारे लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, और सबसे शॉकिंग तो ये था कि वो कैसे इनसे बच निकलने में कामयाब हो सकता है। इतना ही नहीं, रेनहार्ड ने इन हॉरिफिक क्राइम्स को कैमरे में रिकॉर्ड भी करता था और फिर फुटेज को अपने कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस पर सेव रखता था ताकि वो इससे वापस देख सके। कई केसेस में विक्टिम बेहोश थे और उन्हें ये भी पता नहीं होता था कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था। ये डैनियल के लिए डिस्टर्बिंग चीज थी। जब पुलिस एक दिन उसके सामने के गेट पर उससे रेनहार्ड के बारे में बात करने के लिए पहुंची, उन्हें लगा था कि वो रेनहार्ड का शिकार हो सकता है। पहले तो डैनियल को इसका एहसास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने एक फीमेल ऑफिसर की आंखों में देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने डिस्टर्बिंग फुटेज एविडेंस से उन्हें पहचान लिया है। तब डैनियल को थोड़ी कुछ बातें समझ आने लगी। पार्टी के बाद रेनहार्ड ने डैनियल को बेहोश किया था और उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया था और उसने फिर उसकी पिक्चर ली जब वो बेहोश था। डैनियल बिलीव नहीं करना चाहता था कि ये ट्रू था और वो एक्चुअली में रेनहार्ड के 200 से अधिक विक्टिम में से एक था। लेकिन ट्रेजिकली कॉप्स के पास एविडेंस थे। उन्होंने उसे पिक्चर दिखाई जो उन्हें रेनहार्ड के फोन में मिली थी। उनमें से एक पिक थी जिसमें डैनियल ने अपने आर्म्स पर बने टैटू को देखा। तब उसके मन में जो भी डाउट था वो मिट गया और उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये एक्चुअली में उसके साथ हुआ था। जब वो पर्सन उठा तो उसे भी कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल डैनियल की तरह, कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने सोचा कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक होगा, इसलिए वो रेनहार्ड के अपार्टमेंट में सो गया होगा। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि रेनहार्ड ने उसके साथ क्या किया है। अगले 2 साल तक रेनहार्ड अपने अटैक्स जारी रखा। उसने यंग और नशे में धुत लड़कों को निशाना बनाया जो अपने अर्ली 20s में होते थे, जो मैनचेस्टर में पार्टी कर रहे होते थे। वो उन्हें क्लब के बाहर देखता था और बहुत ही फ्रेंडली उन्हें अप्रोच करता था। वो अक्सर उन्हें रेस्ट करने या ड्रिंक करने के लिए प्लेस देने की बात करता था। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके काइंड ऑफर को एक्सेप्ट करके वो एक ऐसी जाल में फंस जाएंगे जो उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर देगी। एक बार जब वो दोनों उसके अपार्टमेंट के अंदर होते तो वो उन्हें एक ऐसा चीज देता जिससे वो बेहोश हो जाते थे। तभी रेनहार्ड उन पर अटैक करने और उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड्स कर पाता था। रेनहार्ड के विक्टिम अक्सर इतने नशे में या डिसोरिएंटेड होते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि बेहोशी का असर खत्म होने के बाद भी कई लोग उसके अपार्टमेंट में जगते थे और कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड फील करते थे। लेकिन उन्हें अटैक का डिटेल्स याद नहीं रहता था। कुछ ने तो माफी भी मांगी थी उनके बिहेवियर के लिए, जबकि वो विक्टिम थे। रेनहार्ड एक्चुअली में बीमार मॉन्स्टर की तरह था। वो अपने क्राइम्स को बहुत केयरफुली रिकॉर्ड करके रखता था। उसने अटैक्स को रिकॉर्ड किया
और कभी कभी विक्टिम्स को घंटों तक बेहोश छोड़ दिया ताकि वो चीजें दोबारा शुरू कर सके। वो अपने विक्टिम्स के चीजों को भी रखता था। इनमें अक्सर आईडी, क्रेडिट कार्ड, क्लोथ जैसी चीजें इंक्लूड होती थी। ये चीजें उसकी पावर और कंट्रोल को याद दिलाती थी। उसने जो वीडियोस रिकॉर्ड किए थे वो हॉरिफाइंगली लॉन्ग थे, जिनमें से एक पार्ट 8 घंटे का था। क्लियरली रेनहार्ड इतना एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन था कि वो एक्चुअली में नहीं सोचता था कि वो कभी पकड़ा जाएगा। वो अपने अटैक्स में बेशरम था। किस तरह का कल्प्रिट अपने क्राइम्स का इतना केयरफुली रिकॉर्ड रखता है। वो सभी एविडेंस को ध्यान से छुपा कर रख रहा था। लॉ एनफोर्समेंट एक दिन उसके खिलाफ इसका यूज कर सकती है, लेकिन वो इस बारे में जरा भी चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे पूरा बिलीव था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। रेनहार्ड की अपीयरेंस ने उसे ऐसा करने की परमिशन दी। वो देखने में बहुत यंग था, परफेक्ट मैनर और चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ। इससे वो अपने विक्टिम्स के लिए हार्मलेस दिखता था। वो जानता था कि उनका ट्रस्ट कैसे जीता जाए, और एक बार जब वो उसके अपार्टमेंट में होते थे तो वो उसकी मर्जी पर होते थे। टाइम के साथ रेनहार्ड के अटैक्स बढ़ गए और वो अपने क्राइम्स में पहले से अधिक साहसी हो गया, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंट के कारण वो अपने क्राइम्स में भी अधिक लापरवाह हो गया। ये केवल टाइम की बात थी कि वो इतनी बुरी तरह से फिसल गया कि वो खुद को भी इसे बाहर नहीं निकाल सका। 2017 में उसके विक्टिम में से एक 18 इयर्स ओल्ड रग्बी प्लेयर जिसका नाम पीटर था, उसने वापस अटैक किया था। पीटर को भी बेहोश करने की कोशिश की गई थी और उस पर बहुत बुरी तरह से अटैक किया गया था, लेकिन वो होश में रहने में कामयाब रहा और बेहोश नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद एक ब्रूटल फाइट हुआ जिसके दौरान उसने रेनहार्ड पे हमला किया। उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद पीटर भागने में कामयाब रहा। पीटर पुलिस के पास गया और उन्हें पूरी स्टोरी बताई। उसकी स्टोरी के बावजूद उन्होंने देखा कि रेनहार्ड कितनी बुरी तरह से इंजर्ड था और ये मान लिया कि रेनहार्ड एक्चुअल विक्टिम था। जब तक उन्होंने रेनहार्ड के फोन को नहीं देखा, पीटर एक्चुअली में रेनहार्ड का विक्टिम था, लेकिन वो केवल एक ही नहीं था। पुलिस ने उसके फोन पर जो कुछ भी देखा उस पर वो विश्वास नहीं कर सके। रेनहार्ड ने अपने हर अटैक को रिकॉर्ड किया था। उन्हें सैकड़ों घंटे का वीडियोस मिला। पुलिस को अनकाउंटेबल, अनबिलीवेबल और डिस्टर्बिंग वीडियोस मिले जिनमें शॉकिंग क्राइम सेव थे। इस डिस्कवरी के कारण रेनहार्ड को अरेस्ट किया गया। उनके अपार्टमेंट की तलाशी में 100 वीडियोस, फोटोज और लोगों की चीजें मिली। 2.5 साल के अराउंड 800 से अधिक वीडियोस थे। इन्वेस्टिगेशन से रेनहार्ड के क्राइम्स का पूरा पैमाना सामने आया, जो 2015 से 2017 के बीच हुए थे। कम से कम 206 विक्टिम्स से। इनमें से कई विक्टिम्स के साथ एक से अधिक बार किया गया था। उनमें से कई को पता ही नहीं था कि उनका फायदा उठाया गया था, जब तक कि पुलिस को वीडियो एविडेंस नहीं मिले जिससे उनकी पहचान हुई और उन्हें बताया गया इस हॉरिफाइंग ट्रूथ के बारे में। जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तब रेनहार्ड ने खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि जो भी वीडियो उसने रिकॉर्ड किए थे अब वो उसी के अगेंस्ट काम करने वाले हैं। और उन एविडेंस को देखते हुए रेनहार्ड को उसके क्राइम के लिए 88 इयर्स की सजा दी गई और पैरोल के लिए एलिजिबल होने से पहले उसे 40 इयर्स बार्स के पीछे रहने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।